प्लेटू हो, ये माउंटेन या प्लेटू या उसके बाद जो प्लेन और प्लेन के बाद कोस्टल वाला जो पार्ट है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें अर्थ पे दिखाई देते हैं। और एक और चीज है इन स्ट्रक्चर में कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। देखा हो ना, जैसे अर्थक्वेक आ सकता है कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। इस वजह से स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, कभी माउंटेन बनेगा वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, तो कभी लैंडस्लाइड की वजह से वो माउंटेन टूट भी सकता है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अर्थ पर कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। और इस अनस्टेबल का कुछ रीजन होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, वाई, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि अर्थ पे अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद ये अनस्टेबल क्यों है। तो उसका कुछ रीजन तो होगा ही ना। तो इस रीजन के जो बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि अर्थ पर ये सारी चीजें अनस्टेबल हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन अर्थ में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, और फोर्स का मतलब होता है चेंज होना। किसी भी चीज में कुछ भी चेंज होता है तो इसका मतलब उसमें फोर्स लगा है। तो कोई भी ऐसी पावर जो चेंज लाए उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स, विच मेक चेंज, उसे फोर्स कहते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ पर दो फोर्स हमें दिखाई देते हैं। एक फोर्स अर्थ के इंटरनल पार्ट से लग सकता है, इसे हम कह सकते हैं इंटरनल फोर्स, और दूसरा एक्सटर्नल पार्ट से लग सकता है। जैसे इंटरनल फोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, नीचे से वेव निकलती है उनसे अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी आ सकती है अगर मेग्मा बाहर निकले। इंटरनल फोर्स में आप कह सकते हो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब इंटरनल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स में हो सकता है कोई एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड वो हमारे अर्थ से टकरा जाए, या फिर कोई बड़ा स्ट्रक्चर जो हम ह्यूमन बीइंग भी बनाते हैं, कोई बड़ा डैम, उसकी वजह से भी हो सकता है एक पूरा माउंटेन की माउंटेन भी खत्म हो जाए। तो ये सारी जो अर्थ पे प्रोसेस हैं वो चलती रहती हैं। तो इसीलिए हम अर्थ को स्टडी करने के लिए दो फोर्स का यूज करते हैं। एक इंटरनल की वजह से जो फोर्स लग सकता है, जिसे ज्योग्राफी की टर्म में कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स मतलब अंदर से आने वाला, और इस वाले को हम कहते हैं एक्सट्रोजेनिक फोर्स, बाहर से लगने वाला। ये दो फोर्स यूज होते हैं, और हम इन फोर्स के बारे में पढ़े हैं। तो इससे पहले हमें जानना होता है कि अर्थ में क्या होता है। तो हमें नॉर्मली हमें पता है कि हमारी अर्थ में 3 लेयर है, ये जनरली हमने पढ़ा होता है। जैसे हमने ऑनियन देखी है, ऑनियन में लेयर होती है, ऐसे ही हमारी अर्थ में भी लेयर है, और मेजरली उन लेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट ये वाला, दूसरा और तीसरा। और जब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, कई बार प्रेशर के बेस पे, कई बार अर्थक्वेक के बेस पे, कई बार डेंसिटी के बेस पे, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होता है। तो ऐसे ही हम लोग जब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कई नाम दे देते हैं। जैसे सबसे अपर वाला लेयर है उसे हम कहते हैं सियाल, और इसका रीजन होता है इसमें जो कंटेंट होता है उसकी वजह से हम कहते हैं सियाल। मतलब होता है सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। तो अर्थ के ऊपर वाले लेयर में ऐसा माना जाता है कि वहां पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये हमें मिलता है।
उसके बाद नीचे जो इसके वाले पार्ट में आती है उसे हम कहते हैं सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आप भी लिखते जाना है। और लास्ट में जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं निफे, निकिल, फास्फोरस। और माना जाता है ऊपर वाला जो पार्ट है सियाल वाला वो सॉलिड फॉर्म में है, नीचे वाला जो पार्ट है जिसे हम एक तरीके से मेंटल भी कहते हैं, वो शुरुआती स्टेज में सॉल्ट में दिखता है लेकिन बाद में फिर पूरा लिक्विड हो जाता है। और ये जो इनर पार्ट है इसके भी दो पार्ट हैं, पहला जो पार्ट है वो लिक्विड में है और नीचे वाला पार्ट सॉलिड में है। और नीचे पार्ट का सॉलिड होने का रीजन प्रेशर। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे भी, कैसे कैसे अर्थ की अनस्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, अर्थ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से थ्योरी दी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया है। और इस सियाल को ही हम एक और नाम दे सकते हैं क्रस्ट। अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और जो सीमा है उसे हम कहते हैं मेंटल, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं हम कोर। ये तीन पार्ट्स में मेजरली हम डिवाइड करते हैं अपने आप को स्टडी करने के लिए अर्थ के बारे में। और इन तीन पार्ट से ही और ज्यादा अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए या साइंटिफिक रूप से स्टडी करने के लिए हम और पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि भाई अर्थ पर बहुत सारी लेयर पाई जाती है और उनका कुछ मतलब होता है, और वो लेयर कहीं ना कहीं तीन लेयरों से ही बनती है, जो क्रस्ट, मेंटल कोर या सियाल, सीमा, निफे, ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं उसी से बनती है। और ये सब हमने कैसे डिवाइड किया है, वहां पर जो मटेरियल है अर्थ के अंदर वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, गैस में। कोई भी मटेरियल मोस्टली तीन फॉर्म में हो सकता है, या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा या फिर गैस के फॉर्म में होगा। ऐसे ही हमारी अर्थ के अंदर भी हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसके साइड में ही हम समझने के लिए कई टाइप के लेयर्स को जनरेट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो लेयर होती है जो क्रस्ट से ही बनती है। क्रस्ट जो सॉलिड फॉर्म में है उसी से बनने वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका नाम है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है ऐसी लेयर जिसमें सॉलिड पार्टिकल थोड़े ज्यादा हो। अगला क्या है, इसके जस्ट नीचे एक और लेयर मिलती है जिसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, लिक्विड। और जब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में तो हमें पता चलेगा जो लिक्विड आता है एस्थेनोस्फीयर जो लेयर है वहीं से आता है। और फिर उसके बाद हम नीचे वाला जो पार्ट आता है इसके, उसे कहते हैं मेसोस्फीयर, मतलब मिडिल वाला जो पार्ट है उसी के नाम पे उसका मेसोस्फीयर नाम रखती है। लिथोस्फीयर जो बनता है वो सबसे पहले पार्ट जो क्रस्ट है उससे बनता है, और कुछ पार्ट उसमें मेंटल का भी इन्वॉल्व होता है। अपर पार्ट ऑफ मेंटल जो हमने देखा थोड़ा सा लिक्विड होता है, और साथ में ही क्रस्ट का पूरा लेयर। और जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें मिडिल मेंटल जिसमें लिक्विड होता है, इसलिए हम इसे लिक्विड वाली फॉर्म भी कहते हैं एस्थेनोस्फीयर को। और उसके बाद मेसोस्फीयर जो होता है वो लोअर मेंटल से बनता है। और सबसे लास्ट में बेरिस्फीयर, ये कोर वाले से बनता है, जो सबसे नीचे वाला है बेरिस्फीयर। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक बात बोली है कि अर्थ पर जो हमें क्रस्ट दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं नीचे के जो मेंटल या एस्थेनोस्फीयर जो दिखाई देता है लिक्विड वाला, उसके ऊपर तैरता रहता है।
और इसी वजह से अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और अगर ये एस्थेनोस्फीयर लेयर नहीं होती तो अर्थ का सरफेस सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देता, ना कि लिक्विड फॉर्म में। तो एस्थेनोस्फीयर की वजह से ये सारी चीजें होती है। अगर आप लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लो दीप्तांश जी। यस सर, यस सर। लिख लिया आपने सब? नो सर, 1 मिनट। लिख लीजिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। अर्थ के लेयर्स को हम लोग मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे क्रस्ट कहते हैं, सेकंड वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं, थर्ड वाले पार्ट को कोर कहते हैं। डेंसिटी के बेस पे या वहां पे कौन कौन से पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, इस बेस पे ही क्रस्ट, मेंटल, कोर को और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या उसका निकनेम भी है। पहला वाला जो क्रस्ट है उसको बोलते हैं सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। दूसरा जो लेयर है मेंटल, उसे हम कहते हैं सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तीसरा जो लेयर है कोर, उसे हम क्या कहते हैं, निफिक, निकिल, फास्फोरस, जहां पे हमें आयरन मिलता है। इस बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। जो ये सियाल, सीमा और निफे आप देख रहे हो, तो हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बेस पे कैसे अर्थ को स्टडी किया गया, और उसके बाद हमें पता चला। और क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो 3 हैं, ये अर्थक्वेक के बेस पे हमें पता चला। अर्थक्वेक की जो रेडिएशन आती है या वेव्स आती है, उससे हमें पता चला भैया नीचे वाली जो वेव्स है, पी वेव, एस वेव या एल वेव, उनकी वजह से हमें पता चला कि उनका पाथ कैसा है। और उस पाथ के बेस पे हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर, सॉलिड, लिक्विड और बाद में कोर वाला जो इंटरनल पार्ट है, उनको स्टडी किया। तो ऐसे हमें अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, क्योंकि हम लोग अर्थ के नीचे जा नहीं सकते। अर्थ के नीचे काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है, और अभी हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि अर्थ के नीचे हम इतना चले जाएं, क्योंकि 1000 डिग्री या उससे बाद भी आप चलता है। और आपने सुना भी होगा मैथोलॉजिकल चीजों में कि नीचे जो अर्थ का लेयर होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं, नरक, और ऊपर क्या होता है, हेवन, मतलब स्वर्ग। तो मतलब ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम होता जाता है, और नीचे की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इसीलिए जो बुरे काम करता है वो नीचे जाता है, अच्छे काम करता है वो ऊपर जाता है, हेवंस में जाता है। तो ऐसा मैथोलॉजिकल चीजों में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन साइंटिफिकली भी ये सारी चीजें होती है कि भाई नीचे वाले लेयर में आप जाओगे तो उस पर बहुत सारा हॉट मटेरियल है, लिक्विड चीजें हैं, गैस फॉर्म है, वो सारी चीजें होती। फिर उसके बाद और थोड़ा सा स्टडी करने के लिए एक टर्म यूज हम करते हैं जिसका नाम है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब होता है, नाम से ही वैसे पता चल रहा है कि भाई कोई भी चीज थी लेकिन अब कंटिन्यू नहीं है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है। तो ऐसे ही आपको दिखेगा कि अर्थ की लेयर में जो चेंज आता है, या हम कह सकते हैं जहां पर एक साथ दो चीजों की मिक्स प्रेजेंटेशन आपको दिखती है, उसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। जैसे मान लो ए है और बी है। ए की जो खासियत है कि भाई ये लिक्विड फॉर्म में है, और बी की खासियत है सॉलिड फॉर्म में है। तो ऐसा कोई क्लियर डिवीजन नहीं होगा कि भैया कहाँ से लिक्विड स्टार्ट हुआ, कहाँ से सॉलिड स्टार्ट हुआ। बस ये होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी वाला जोन था, कि यहाँ से इन दोनों की मिक्स क्वालिटी हमें दिखी। और उसके बाद आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते रहे तो बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी दिखाई, और उस बेस पे हमें क्रस्ट, मेंटल और कोर, या सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं दिखता जैसा हमने सोचा था। तो इसको डिवाइड करने के लिए इसी लेयर को, तीनों लेयर को एक और पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ज्यादा समझने के लिए। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भाई क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, ये बेसिक चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। ऐसे ही डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमें कुछ चीजें दिखती हैं। सबसे पहला जो फेज होता है
ये क्रस्ट के अंदर ही चल रहा है। क्रस्ट को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो। पहला जो होता है, ये वाला क्रस्ट का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं जिसमें अपर क्रस्ट, ऊपर वाला लेयर, और लोअर क्रस्ट, नीचे वाला लेयर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम होता है कोनरेड डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि ये सारा जो स्टडी किया गया ज्योग्राफी का, वो वेस्टर्न कंट्री से किया गया, तो नेम भी वहीं के मिलेंगे हमें। कोनरेड डिसकंटिन्यूटी एक तरीके से अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाला पार्ट है, जहां से अपर क्रस्ट थोड़ा ज्यादा सॉलिड है और यहाँ थोड़ा सा कम सॉलिड है। इसके बेस पे हम लोग डिफरेंस करते हैं। कुछ पूछना चाहते हो दीप्तांश जी? नो सर। अच्छा, मैं कौन है ना, मुझे लगा कुछ पूछ रहा है। ओ अभी तक समझ आ रहा है ना आपको? यस सर, यस सर। बता देना जब ना आए, फिर मैं दोबारा से कराऊं। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं क्रस्ट को, एक अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। इनकी क्वालिटी के बेस पे क्रस्ट ये जो सॉलिड फॉर्म है, और जो ये वाला पार्ट है जहां से हमें मेंटल दिखाई देता है, और ये क्रस्ट की लास्ट वाली लाइन है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बॉर्डर बनाता है, जो डिसकंटिन्यूटी, उस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। ये बॉर्डर किसके बीच बनाता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच, या आप कह सकते हो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। तो ऐसे ही जैसे हमने क्रस्ट को डिवाइड किया, ऐसे ही हम मेंटल को डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। दो पार्ट्स में ही मेंटल भी डिवाइड होता है, जो हमने सेकेंड लेयर पढ़ी। और जो मेंटल को आपस में डिवाइड करता है, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से जो डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं रैपिटी। रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। कई बार आपसे मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, भैया रैपिटी डिसकंटिन्यूटी क्या है, वहां पे क्या क्या क्वालिटी मिलती है, तो आपको बताना होगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो डिवाइड है, या जहां पर दोनों क्वालिटी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। और जो अपर कोर और नीचे इनर कोर, इसको डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग, ये सब जो नाम है हर साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसने जो जो चीजें स्टडी करके मैं बताई, उसी के बेस पे। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इन्होंने बताया कि भाई ऐसा होता है जब मेंटल जैसे ही चेंज होता है, धीरे धीरे लिक्विड की फॉर्म में चीजें दिखाई देती हैं, जो अपर कोर है उसके उसमें। और फिर उसके बाद अपर कोर और लोअर कोर को जो डिवाइड करता है, उसे कहते हैं लेहमैन। तो लेहमैन जी ने ये बताया, तो उनके बेस पे ही लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जहां पर दो चीजों की जो क्वालिटी है एक साथ मिलती हो और एक डिवाइडिंग बॉर्डर क्रिएट करती हो। इससे नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, उसे हम कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद मेंटल के दो पार्ट्स को जो डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद मेंटल और कोर के बीच जो बॉर्डर लगाता है, उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और फिर अपर और इनर कोर के बीच जो डिफरेंस करता है, उसे कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे हमें 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बेस पर, जहां पर हमें 2-3 चीजें पता चलती हैं। अब उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई
अर्थ में क्या क्या चीजें मिलती हैं, कैसे कैसे हमें पता चला। पहले हमें लेयर्स के बारे में जानना होता है और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई किस किस बेस पर या किस किस साइंटिफिक रीजन के बेस पर हर पार्ट्स को डिवाइड करने की बात साइंटिस्टों ने की। देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से स्टडी किया, और ज्योग्राफी को भी हम कहते हैं ज्योग्राफिकल साइंस। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे में किसी भी चीज को स्टडी करना, इसमें कुछ लॉजिक हो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कई तरीके से स्टडी किया, जिसमें पहला जो स्टडी किया वो किया डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी कि भाई अर्थ में डेंसिटी कितनी है, और जिसके बेस पे हमने जाना भी कि मटेरियल कैसा है, सियाल है, सीमा है, निफे है, सिलिकॉन एल्युमिनियम मिलता है या सिलिकॉन मैग्नीशियम मिलता है। अगले जो पर्सन थे उन्होंने टेम्परेचर के बेस पे बोले डेंसिटी के बेस पे हमें कुछ नहीं पता चलेगा, टेम्परेचर के बेस पे मैं बताता हूँ, और कहीं ना कहीं टेम्परेचर के बेस पे स्टडी किया। अगले पर्सन बोले टेम्परेचर फालतू है, प्रेशर के बेस पे स्टडी करो, सिर्फ टेम्परेचर डिसाइड नहीं कर सकता कि अर्थ का नीचे वाला जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर का भी रोल होता है। कई बार ऐसा हो सकता है प्रेशर बढ़ा के हम लोग ज्यादा टेम्परेचर रख सकते हैं। फिर एंड में हम लोगों ने अर्थक्वेक के बेस पे भी स्टडी किया, जो नीचे से वेव आती है, अर्थक्वेक की जो वेव सीक्वेंस में चलती है उसके बेस पे हमने स्टडी करने की कोशिश की, भाई कैसे कैसे हम लोग डेंसिटी के बेस पर जिन्होंने स्टडी किया उन्होंने बोला अगर हम लोग डेंसिटी के बारे में देखें तो डेंसिटी में क्या होता है कि मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का डेफिनेशन एक तरीके से क्या होता है कि मास भाई कितना स्ट्रक्चर है या कितना वेट है वो से, और वॉल्यूम कितना है। ऐसे ही अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करें या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि भाई ए है और दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी का मास के साथ पॉजिटिव रिलेशन और वॉल्यूम के साथ नेगेटिव रिलेशन। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा किसी भी चीज का तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ऐसे ही वॉल्यूम जैसे ही कम होगा तो इसका मतलब डेंसिटी काफी ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि भाई इस एरिया में यूपी या बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा लोग रहते हैं पर किलोमीटर। ऐसे ही अर्थ के इंटरनल पार्ट में भी हम कह सकते हैं कि भाई ज्यादा चीजें होंगी, कहीं पे कम चीजें होंगी, और जब ज्यादा चीजें होंगी तो हो सकता है कि वो अलग फॉर्म में चेंज हो जाए, सॉलिड ना लेकर लिक्विड हो जाए। तो जब अर्थ के बारे में स्टडी किया गया तो ऐसा बोला जाता है कि भाई एवरेज जो अर्थ की डेंसिटी हमें दिखती है, एवरेज जो अर्थ की डेंसिटी है लगभग 5 के आसपास है। ऐसा बोला जाता है 5 ग्राम के आसपास हमारे अर्थ की एवरेज डेंसिटी है। तो किसी ने बोला ठीक है, मान लेते हैं कि भाई अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5 होगी। अब हमें पता करना है कि भाई इंटरनल पार्ट की कितनी है, तो इसके लिए हमें जरूरी है पहले हमें पता हो क्रस्ट की कितनी है। तो क्रस्ट का जब इन लोगों ने साइंटिस्ट ने खोजा तो उन्होंने बोला क्रस्ट का जो डेंसिटी है, ये हमने तीनों लेयर का जाना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी उन्होंने बोला 5 के आसपास है, और क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो उन्होंने बोला क्रस्ट की लगभग 2.5 के आसपास है। ऐसा हमारे अर्थ में दिखाई देता है। तो अब हमें जो अदर पार्ट्स हैं उनकी अगर जाननी है तो इसका सिंपल है कि भाई टोटल हमें दिया हुआ है 5.5, ये टोटल डेंसिटी की बात है। क्रस्ट का हमें बोला है कि भाई 2.5 के आसपास है, और प्लस बी जो हमारा अदर पार्ट बचा
और जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक हमने क्रस्ट मान लिया, दूसरा हमने 2 लेयर मान लिया और ये टोटल एवरेज। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल भी हम निकालें 2 से 5.5 को डिवाइड करोगे तो लगभग 11 आएगा और 2.5। तो इससे एक चीज तो पता चलती है कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और लगभग हमें किसके आसपास दिखेगी, 7.5 के आसपास। तो इससे एक चीज इन साइंटिस्ट ने बोली कि माना एवरेज जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी है वो उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब वहां पर पास पास बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं। इस वजह से अर्थ पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो किसी ने बोला कैसे पड़ता है, बोले जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो इंटरनल पार्ट के स्ट्रक्चर हैं वो शुरुआत होती है सॉलिड से और सॉलिड के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद कोर। ये किसी ने नॉर्मल होता है भाई, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ेगी और डेंसिटी बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजें होंगी और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ऊपर वाला होगा सियाल, नीचे वाला होगा उसके बाद सीमा, उसके बाद होगा निफे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाए, बोले ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, आपके ऊपर है क्या, डेंसिटी बढ़ने के रीजन क्या है नीचे, ये तो तुमने बोल दिया, ठीक है सियाल सीमा निफे हमने मान भी लिया, इन कुछ रीजन भी तो बताओ, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो साइंटिस्ट ने बोला देखो दो रीजन हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, सियाल से लेकर निफे तक, वहां पर केमिकल और जो स्ट्रक्चर है वो सब इक्वल दिखे, बस नीचे टेम्परेचर बढ़ गया या डेंसिटी बढ़ गई इसलिए चेंज आ रहा है। और दूसरा बोला नहीं, इक्वल नहीं हो सकता, अनइक्वल होगा तभी तो ये सॉलिड और लिक्विड और गैस फॉर्म में हो रहा है। अगर एक ही स्ट्रक्चर होता तो वो सारी चीजें एक तरीके से दिखती, फिर हमें अलग अलग क्यों दिखती। वही दूसरी तरफ जो प्रेशर वाले थे उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, अगर वॉल्यूम किसी चीज का आप कम करोगे, मान लेते हैं आपके पास कोई गिलास है और उस गिलास में जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे कोई भी चीज तो उस गिलास का वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास स्पेस नहीं। और जब उस गिलास का वॉल्यूम कम होगा और आप लोग ज्यादा चीजें फिल करते जाओगे तो उस पर प्रेशर भी तो पड़ेगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और उसकी एक लिमिट होती है प्रेशर झेलने की, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक मतलब किसी चीज को हम कितना खींच सकते हैं, और अगर आप लोगों ने उस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज में कोई भी सामान भरा तो हो सकता है वो जो चीज है या तो फट जाए या टूट जाए। या फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपका वेट 60 के आसपास है और हम आपके ऊपर कुछ चीजें रखते जाएं, कुछ लोग आपके ऊपर बैठते रहे, तो आपकी एक लिमिट होगी कि कितना वेट आप अपने ऊपर कैरी कर सकते हो और उस लिमिट के बाद आपके अंदर प्रेशर जनरेट होगा और जब प्रेशर जनरेट होगा तो आपको लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है। ऐसे ही अंदर के पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ इलास्टिक लिमिट होती है, प्रेशर को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता और इस इलास्टिक लिमिट की वजह से आपने जो ये बात कही कि भैया नीचे जैसे जैसे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है तो इसलिए इक्वल है, तो बोले इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर किसी भी चीज की हो उसके प्रेशर की एक लिमिट होती है और इस प्रेशर को झेलना इंटरनल पार्ट में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं इलास्टिक लिमिट खत्म होगी और इलास्टिक लिमिट खत्म होगी तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये बात तो सही,
तो पहला वाला जो ये पार्ट है ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा पार्ट जो उन्होंने बोला अनइक्वल है, तो उन्होंने बोला देखो भैया अनइक्वल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें दिखती हैं, मतलब जिनमें थोड़ा अट्रैक्ट करने की ताकत होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चीजें हैं इनकी वजह से हमें पता चलता है कि नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है या तो स्टील से बना है या आयरन से बना है। और तभी अर्थ में ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है आयरन, स्टील या और भी जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को ऊपर जाने से रोकता है। तो दूसरा ये दिया, लेकिन उसमें भी किसी ने बोला भैया अगर ऐसा है तो फिर आप सबूत तो पेश करो कि नीचे आयरन है। कैसे हम मान ले कि नीचे आयरन है? हो सकता है वहां पे आयरन ना हो, कॉपर हो, मैग्नेट हो, या और कोई रीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी के बेस पे स्टडी तो किया गया, और इन्होंने अच्छा काम ये किया कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को हमें बता दिया कि भाई सिलिकॉन एल्यूमिनियम ऊपर वाली लेयर में, क्रस्ट वाली में सिलिकॉन एलियम आप लोगों को मिल जाएगा, मेंटल वाली में आप लोगों को सीमा मिल जाएगा। बट ये क्लियरली डिफाइन करने में फेल रहे कि एक्चुअल में चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं पता चली। तो फिर उसके बाद दूसरी स्टडी आई टेम्परेचर के बेस पर। उन्होंने थोड़ा सा इसे ज्यादा बताने की बात की। उन्होंने बोला कि भाई देखो अर्थ में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप अर्थ में नीचे जाओगे, और ऐसा माना जाता है कि अर्थ के नीचे जाते जाते अगर आप हर 100 मीटर नीचे जाते हो, आप नीचे गए अर्थ की लेयर में, तो हर 100 मीटर नीचे जाने पर आपका जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री बढ़ता है। और ऐसा किसी ने पूछा किस वजह से होता है, तो बोले रेडियो एक्टिव। बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एक्टिव होते हैं जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, और इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं राइज होता है। अर्थ का टेम्परेचर राइज होने की वजह से ही हम लोग कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाला जो क्रस्ट है वो सॉलिड में है, नीचे वाला जो क्रस्ट है वो मेंटल जो है वो लिक्विड में है, और उससे नीचे वाला गैस में है। तो उन्होंने बोला देखो ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो चीजें अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। जिस चीज का टेम्परेचर कम होगा वहां पे सॉलिड दिखेगा, जिस चीज का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो फिर लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर और ज्यादा बढ़ेगा तो लिक्विड फॉर्म भी चेंज करके गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो लोग बोले बात तो अच्छी है तुम्हारी, और तुमने बताया भी सही कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे चीजें हों। और इन्होंने इसके लिए कुछ चीजें भी बताई, लेकिन दूसरे जो पर्सन थे उन्होंने बोला प्रेशर का क्या फिर? नीचे अगर जाके उन्होंने एक और चीज समझाई, भैया मान ली तुम्हारी बात कि तुम ये कह रहे हो कि क्रस्ट वाला जो पार्ट है वो सॉलिड है, हमने ये बात मान ली पहली वाली लेयर। दूसरा जो पार्ट है वो लिक्विड है, मेंटल, और तीसरा जो पार्ट है कोर वो गैस फॉर्म में। उन्होंने बोला ठीक है हमने तुम्हारी बात मान, लेकिन एक चीज बताओ, प्रेशर बढ़ा के किसी चीज के लिक्विड या सॉलिड फॉर्म को हम लोग रोक सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने बोला बिल्कुल रोक तो सकते हो, क्योंकि कई बार हम लोग प्रेशर बढ़ा के किसी भी चीज के टेम्परेचर की सहन करने की जो पावर है उसको रोक सकते हैं। जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है, नॉर्मली जो फूड पकने का जो टाइम होता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो पक जाता है, लेकिन हम लोग प्रेशर कुकर का यूज करके उस वेजिटेबल या जो भी हमारा सामान उसके अंदर है उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं। और टेम्परेचर को राइज करने से हमें फायदा क्या होता है कि अब वो ज्यादा प्रेशर सहन कर सकता है, और ज्यादा प्रेशर सहन करेगा उस वजह से प्रेशर कुकर में जो खाना है जल्दी पक जाता है, एज कंपेयर टू हम किसी और बर्तन में किसी कढ़ाई में बनाए
तो प्रेशर कुकर ऐसे काम करता है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है नीचे वाला कोई पार्ट सॉलिड में रह जाए अगर उसका हम प्रेशर बढ़ा दें। तो इन्होंने बोला कैसे? बोले देखो, हम मान लेते हैं ये एक बॉक्स है ए वाला, और इस बॉक्स में टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस, कोई भी गुड्स है या कोई भी आइटम है वो इतना सहन कर सकता है। और अगला प्रेशर अभी हम मान लेते हैं न्यूट्रल है, जीरो, प्रेशर अभी कुछ नहीं, या 1 हम मान लेते हैं। और एक्स का जो टेम्परेचर है, जो हमारा गुड्स है, उसका टेम्परेचर कितना है? 50। तो ऐसी चीजें होंगी तो कोई भी गुड्स किस फॉर्म में रह सकता है? सॉलिड फॉर्म में। टेम्परेचर जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट का था वो था 40, लेकिन गुड्स का जो टेम्परेचर है वो है 50। इस वजह से गुड्स का टेम्परेचर 10 डिग्री ज्यादा है एनवायरनमेंट से, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में बचा रहा। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि टेम्परेचर जो आसपास का है वो 40 है एनवायरनमेंट का, प्रेशर को अभी हमने 1 ही माना है, और जो गुड्स का जो टेम्परेचर है वो है 30। तो ऐसा होगा उसके आसपास। तो इसका मतलब बी वाला जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर सहन ज्यादा नहीं कर पा रहा है, तो ये कैसा होगा? तो भैया ये होगा लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में एक हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम एक और कंडीशन मान लेते हैं कि सी वाला एक और आइटम है हमारे पास। सी वाले आइटम टेम्परेचर जो है बाहर का वो है 80, प्रेशर जो है वो 3 है, और जो वैल्यू है वो 30। बट क्योंकि प्रेशर और इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका एक्चुअल में जो टेम्परेचर सहन करने की पावर कितनी हो गई? 90। तो टेम्परेचर 80 होने के बावजूद जो गुड्स है प्रेशर की वजह से ज्यादा टेम्परेचर झेल पाई, इस वजह से उसका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया इसलिए जो सी वाला पार्टिकल है वो सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। यहां तक इनकी बात बनी जिन्होंने टेम्परेचर के बेस पे बोला कि एक कंडीशन ये हो सकती है जब प्रेशर न्यूट्रल हो, लेकिन यहां पर इनकी बात नहीं बनी। और इस बात से एक चीज पता चली, भाई टेम्परेचर बोलता है कि सॉलिड लिक्विड है उसमें, लेकिन प्रेशर बोलता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं बीच में आ गया तो मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं या कंट्रोल कर सकता हूं, या उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकता हूं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। टेम्परेचर वाला बोल रहा है कि भाई सॉलिड लिक्विड वो, प्रेशर वाला बोल रहा है कि नहीं मैं सॉलिड फॉर्म में रख सकता हूं नीचे भी। और अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं कई गुना तो प्रेशर की वजह से कोई भी पार्टिकल्स नीचे वाला सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, इवन कोर भी। तो फिर उसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर से भी हमें नहीं पता चला कि भाई नीचे वाले पार्टिकल एक्चुअल में कैसे हैं। बस इतना जरूर पता चला कि हाँ भाई नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कुछ ना कुछ फॉर्म चेंज होती है। फिर वही प्रेशर बोला कि जब मैं बीच में आ जाता हूँ तो मैं टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर को बढ़ाकर किसी भी पार्टिकल्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकता हूँ, या उसके टेम्परेचर की जो सहन करने की ताकत है उसको भी इंक्रीज कर सकता हूँ। और इन्होंने बोला अगर आपको नहीं लगता तो देख लो, सब्जी वैसे नॉर्मल टाइम में कढ़ाई में आप बनाओगे तो बहुत जल्दी वो उबलने लग जाती है, लेकिन हम प्रेशर में कुकर का यूज करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाकर उसे ज्यादा टेम्परेचर पे एक तरीके से हीट करते हैं। इस वजह से फायदा क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारी जो सब्जी है या कोई भी खाना है प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। तो बातें दोनों की सही हैं। और डेंसिटी वाले का भी बात सही था कि भाई एवरेज इतना है, बस उसमें एक प्रॉब्लम ये थी
कि वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि भैया जब इलास्टिक लिमिट होती है हर किसी चीज की, और जब वो इलास्टिक लिमिट खत्म होगी तो वहां पर तो फट जाएगा एकदम, और फट जाएगा तो आप कैसे एक तरीके से सेटिस्फाई करो। तो फिर उसके बाद अगला जो स्टडी हमने किया अर्थक्वेक के बेस पे, ये सारी चीजें जब फेल हो गई तो हमने बोला देखो भैया हम लोग तो जा नहीं सकते, लेकिन जब अर्थक्वेक हमारे ऊपर आता है तब हमने देखा है कुछ वेव चलती हैं, और एक वेव की वजह से कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि ये वेव कहीं से स्टार्ट हुई है और किसी और पार्ट पे आती है, और अर्थक्वेक के बेस पे हम लोग जान सकते हैं कि ये वेव कहाँ से आई है। उस बेस पे हमें पता चल सकता है कि नीचे वाले पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। ये अर्थक्वेक वाले ने बोला। तो इन्होंने बोला कि देखो भैया अर्थ से बहुत सारी वेव्स निकल के आती हैं इंटरनल पार्ट से, तो इन वेव्स के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देख लें तो कहीं ना कहीं हमें पता चल सकता है कि नीचे का जो लेयर है वो कैसा है। तो किसी ने बोला ठीक है भैया आप ये भी स्टडी करके देख लो। तो उसके बाद इन्होंने बोला, पहली बात इन्होंने बोली देखो जो भी अर्थक्वेक की लेयर होती है जहां से अर्थक्वेक निकलता है उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक फोकस। ये नीचे वाला पार्टिकल है, 3D में बना नहीं पा रहा हूं, आप लोग समझना, नीचे वाली लेयर है, ये अर्थक्वेक का फोकस है जहां से एक तरीके से जो लेयर है वो निकल रही है, अर्थक्वेक फोकस। और जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले, अर्थक्वेक हमेशा 90 डिग्री एंगल के आसपास जहां उसका फोकस होता है उसके बाहर से अपनी एनर्जी निकालना चाहता है, कि वो रास्ता जितना कम डिस्टेंस होगा उसके पास जाना चाहेगा। तो 90 डिग्री सबसे कम डिस्टेंस पड़ता है, अगर ऐसे जाएगा तो उसको डिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा, ऐसे भी जाएगा तो भी डिस्टेंस ज्यादा। तो इसलिए अर्थक्वेक हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलता है, और जो ऊपर की तरफ जहां पे अर्थक्वेक निकलता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई एपिसेंटर इधर बना है, एपिसेंटर इधर बना है। जो चीज फोकस के पास में होती है उसके पास में ही एपिसेंटर होता है, और जहां पे भी एपिसेंटर होता है वहां पर सबसे ज्यादा डिजास्टर आता है अर्थक्वेक की वजह से। तो इसे हम कह सकते हैं एपिसेंटर अर्थक्वेक के पास की सबसे कम डिस्टेंस की लेयर। तो ऐसे वेव निकलते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ये वेव जो निकलती है अर्थक्वेक से वो किस, वो हम क्या कहते हैं, वेव। तो किसी ने पूछा वेव का मतलब क्या, बोले वेव का मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो होना किसी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, इसी को हम कहते हैं वेव। तो भैया बोल लेते कि इस एनर्जी का क्या होता है, तो बोले ये एनर्जी बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करती है, इधर से उधर लेके आती है। और ये पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम लोग जान सकते हैं या उनके स्ट्रक्चर के बेस पे जान सकते हैं कि कौन सी वेव कैसे आई। तो इससे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वेव के टाइप क्या होते हैं। बोले बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वेव के टाइप आपको जानने पड़ेंगे। तो इन्होंने बोला दो टाइप की वेव चलती है, मैक्सिममली हमने बेसिक रूप से दो टाइप में वेव को एक तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो वेव होता है वो है लॉन्गिट्यूड वेव। लॉन्गिट्यूड वेव क्या होता है, एक तरीके से पैरेलल तरीके से चलता है। इस वेव में आपको एक डायरेक्शन दिखेगी ऐसे, ये सरफेस है, इसके पैरेलल कोई वेव चल रही है, इस वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। या आप समझ सकते हो रेलवे की जो पटरियां होती हैं वो भी ऐसी होती है, लॉन्गिट्यूड में होती है। दूसरा जो वेव ये बोल रहा था कि भाई और कौन सा वेव होता है, तो उन्होंने बोला ट्रांसवर्स वेव भी होता है।
दूसरे ने पूछा भाई ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है। ये ट्रांसवर्स वेव का जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा सा कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा हो सकता है। उन्होंने बोला अच्छा, तो उसके बेस पे क्या होता है, बोले जब बिल्डिंग आपने देखी होंगी, बहुत सारी बिल्डिंग अर्थ की वजह से उखड़ जाती है, उसका रीजन होता है ट्रांसफर्स। ऐसा फोर्स लगता है जो पहले इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगेगा अर्थक्वेक का, तो उससे बिल्डिंग उखड़ने के चांस बहुत कम है। उसका रीजन एक डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन के बाद थोड़ा सा झटका फील होगा और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव या वर्टिकल वेव आ गया, ये बिल्डिंग को नहीं छोड़ेगा या कोई भी स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ेगा। उसका रीजन ये सांप की तरह से हो, पहले आपको नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। इससे हमें सबसे ज्यादा खतरा होता है, ये बाद में आती है। तो कभी आपकी बिल्डिंग को ऊपर उठाएगी, कभी नीचे उठाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे। इससे आपकी जो बिल्डिंग है वो वीक हो जाएगी। तो ये एक तरीके से चलता है पैरेलल लॉन्गिट्यूड वेव, और इसको हम और तरीके से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि भैया जैसे प्राइमरी वेव जो होती है अर्थक्वेक की वो ऐसे ही होती है जो पैरेलल तरीके से चलती है। और इसका एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव जो हमारे सामने होता है उसके पैरेलल जाके मतलब कम डायरेक्शन चेंज करना चाहती है और उसी के पास आवाज पहुंचने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने की फेस तरफ करके बात करते हैं, उसका रीजन होता है जिससे उसे वो सारी बातें सुनाई दे। तो उसकी भी डायरेक्शन कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड की तरह पैरेलल वेव होती है। ऐसे ही जो ये ट्रांसवर्स वेव है, इसके भी दो पार्ट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव। पहले प्राइमरी वेव निकलेगी यहाँ से, पी वेव अर्थक्वेक फोकस से और एपिसेंटर तक जाएगी, और पी वेव के बाद ऐसे एक तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये पी वेव है जो ऐसे टकराती है, पूरे अर्थ के लेयर में जाती है। और पी वेव के बाद एल वेव, एस वेव, जिसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। और सेकेंडरी वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स, एक तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। और इसे हम जान सकते हैं लाइट वेव की तरह। एग्जांपल लाइट। लाइट क्या होती है, लेयर सा होता है, फ्लेयर्स, इसलिए वो पूरे हमारे जो रूम होता है उसमें पूरे में एक तरीके से लाइट का, आप एक बल्ब लगाते हो और एक बल्ब से ही पूरे रूम में आप लोग देखते हो कि लाइट आपको दिखाई देती है। उसका रीजन होता है कि लाइट की जो वेव्स है वो पूरे रूम में आपके घूम जाती है और ऐसे ऐसे चलती रहती है वर्टिकल फॉर्म में, और पूरे रूम में एक तरीके से आपको चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो ये किसका पार्ट होता है, सेकेंडरी वेव का। और इसके बाद टर्सरी वेव आती है, और टर्सरी वेव जिस भी एरिया में आ गई वो बहुत खतरनाक होता है। टर्सरी वेव में क्या होता है, पहले लॉन्गिट्यूड सीधे डायरेक्शन में ऐसे जाएगा बिल्डिंग को, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऊपर उठाएगा ट्रांसवर्स वेव में, फिर नीचे की तरफ लाएगा, फिर पैरेलल लेके जाएगा। अभी जो टर्की में अर्थक्वेक आया था उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां पे टर्सरी वेव भी आई। ऐसा बोला जाता है जब भी अर्थक्वेक आता है तो सीरीज में वेव आती है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी अर्थक्वेक की प्राइमरी वेव आप लोगों को दिखाई दे तो हमें तुरंत ही निकल लेना चाहिए अपने घर से, क्योंकि इसका मतलब है कि सेकेंडरी और टर्सरी वेव भी आने वाले हैं। और अगर आप लोग एपिसेंटर के पास हुए तो और जल्दी निकल लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर और ज्यादा एक तरीके से खतरा होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोला कि अर्थक्वेक के बेस पे ऐसे हम सारी चीजों को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं कि कैसे कौन सी लेयर चली। फिर इन्होंने कुछ चीजें बताई कि भाई हम लोग अगर इस बेस पे स्टडी करें तो जैसा जिस लेयर का स्ट्रक्चर होगा उस बेस पे हम बता सकते हैं कि भाई अर्थक्वेक नीचे की जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे प्राइमरी वेव की एक खासियत है, प्राइमरी वेव सिर्फ सॉलिड फॉर्म में गति कर सकती है, मतलब उसकी जो स्पीड है सिर्फ सॉलिड फॉर्म में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड फॉर्म में उससे कम होती है,
और फिर गैस फॉर्म में उससे भी कम होती है। तो प्राइमरी वेव की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं और पास पास होने से एनर्जी ट्रांसफर करने में कम टाइम लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी आयरन का रॉड लो और अगर उसे आग के आसपास लगाओगे, उसमें सॉलिड होता है, तो आप लोग धीरे देखोगे कि आगे वाला जो पार्ट है आयरन की लेयर का, वो भी धीरे धीरे गर्म होने लग रहा है और उसके गर्म होने की वजह से आपका हाथ भी जलने लग रहा है। तो आप ज्यादा देर तक किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने हाथ में नहीं रख सकते अगर उसमें हीट है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। वही दूसरी तरफ जो सेकेंडरी वेव जिसे हमने ट्रांसवर्स वेव कहा, वो थोड़ी एलीट तरफ की है और वो बोलती है सिर्फ मैं तो सॉलिड में चलूंगी, उसके बाद नहीं चलूंगी, ओनली सॉलिड में चलती है सेकेंडरी वेव, उसके बाद नहीं चलती। इससे हमें एक चीज पता चलता है कि जहां जहां एस वेव होगी वहां वहां अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर सॉलिड है, ये चीज हमें क्लियर होती है। और इसी डायग्राम के बेस पे या इंटरनल जो हमें मिलता है उसके बेस पे हम बताते हैं कि भाई कैसे कैसे लेयर होती है। तो अर्थक्वेक हमें बताता है कि भैया जो पहला लेयर है क्रस्ट, क्रस्ट में हमें प्राइमरी वेव भी दिखती है, सेकेंडरी वेव भी दिखती है। इसका मतलब क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है पहले लेयर का, वो किस फॉर्म में, सॉलिड। बट जैसे जैसे हम मेंटल की तरफ गए तो मेंटल के कुछ पार्ट तक तो सेकेंडरी वेव दिखी, उसके बाद दिखना बंद हो गई, सिर्फ प्राइमरी वेव दिखी। इसका मतलब सेकंड जो है मेंटल वाला जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है। और एक और चीज उन्होंने बोली, उस लेयर में प्राइमरी वेव की जो स्पीड है वो भी कम हो गई। तो बोले हाँ भाई, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, स्पीड कम हो गई। और फिर उसके बाद कोर में देखा तो कोर में और ज्यादा स्पीड कम हो गई, खासकर एक्सटर्नल जो कोर था, उससे पता चलता है कि भाई एक्सटर्नल कोर या तो गैस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में। और जब हम लोग इंटरनल कोर में पहुंचे तो वहां पे फिर अचानक से स्पीड बढ़ गई। तो इसका मतलब बोला गया इंटरनल कोर सॉलिड फॉर्म में, और ये सॉलिड में किस लिए रहा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से इंटरनल कोर को हम लोग सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक के बेस पे जो हमारी स्टडी हुई उसने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी कि पहला जो लेयर है क्रस्ट, वो सॉलिड फॉर्म में है और लगभग उसकी जो लेयर है 90 किलोमीटर तक हमें दिखाई देती है। सी में क्रस्ट की जो लेयर है वो कम होती है और जो कॉन्टिनेंट है उसमें ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंट की लेयर क्रस्ट पे ज्यादा है, इसीलिए कॉन्टिनेंट सी से थोड़ा अबव होता है। अगर उसकी लेयर थोड़ा नीचे होती तो कॉन्टिनेंट और सी का फ्लोर एक जैसा होता है, तो हम लोग भी अंदर होते, लेकिन वहां पे सॉलिड फॉर्म है, इसका मतलब क्रस्ट ज्यादा है। और नीचे वाला जो मेंटल है उसमें हमने देखा कि भाई नीचे वाला जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है। और आप लोग देखेंगे भी जब हम कुछ देर तक खुदाई करते हैं तो हमें वाटर मिलता है, कहीं पे ऑयल मिलता है। तो ये सारे जो लिक्विड चीजें हमें मिलती हैं, इससे भी पता चलता है कि हाँ भाई सेकंड वाला जो पार्ट है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। और थर्ड वाला जो कोर वाले पार्ट का एक्सटर्नल पार्ट है वो तो लिक्विड या गैस फॉर्म में है, बट उसका अंदर वाला जो पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड में इसलिए बचा रहा क्योंकि प्रेशर ने उसके टेम्परेचर को सहने की जो ताकत थी उसको बढ़ा दिया और वहां पर प्राइमरी वेव की जो स्पीड है फिर दोबारा से बढ़ गई। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ के जानने के लिए हम लोग अर्थक्वेक के बेस पे जो स्टडी की है वो स्टडी सबसे बेस्ट होती है और उसके बेस पे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और उसमें कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी स्टडी को भी इंक्लूड कर लेती है। तो ये ज्यादा होलिस्टिक होता है और सारी चीजों को मैं बताता हूँ। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? नेहा जी शायद बाद में आई थी। दीप्ता जी समझ आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर वो चलिए, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, आप जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर, नेहा राधे जी राधे। आपको समझ आया? और कोई नहीं है सर? नहीं, नेहा जी भी हैं शायद। ओ, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। राधे गुड राधे सर। मॉर्निंग नेहा जी, आप लेट कैसे हो गए?
सर वो रात को लेट हो जाता है ना पढ़ने में, सुबह दिक्कत होती